Hello students, today we are going to talk about the poem An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. In this poem, Stephen Spender has talked about social injustice and class inequalities. स्टीफन स्पेंडर जो है वो एक सोशलिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी किताबें इस विषय में लिखी हैं. उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उनमें से है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ड विद इन वर्ड. स्टीफन स्पेंडर ने भी इस पोएम में भी जो है वही बात कही है कि कैसे गरीब लोगों को जो है ऊपर उठाया जा सकता है. समाज के जो धनी लोग हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं वह इन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं. इस पोएम में 4 स्टैंजा हैं, 4 पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं. पहले पैराग्राफ में स्टीफन स्पेंडर ने जो है बच्चों की दशा के विषय में बात करी है कि मीन्स व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द दीज पुअर चिल्ड्रन दोज हु लिव इन स्लम एरिया. इन द सेकेंड पैराग्राफ ही टॉक्स अबाउट द थिंग्स प्रेजेंट इन दैट क्लासरूम, मीन्स उस क्लासरूम में जहाँ ये गरीब बच्चे पढ़ते हैं और बैठे हुए हैं उस क्लासरूम की क्या कंडीशन है. और फिर तीसरे पैराग्राफ में पोएट ने बात करी कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पीपल ऑफ द सोसाइटी एंड दीज चिल्ड्रन. और फिर फोर्थ पैराग्राफ में पोएट जो है एक वार्निंग सी देता है, चेतावनी देता है कि अगर समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आगे नहीं आए इन बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए तो समाज के लिए एक समस्या पैदा हो जाएगी. लास्ट में वो अपने सुझाव भी देता है कि इन बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है ताकि उनका जीवन सुधर सके और वह एक बेहतर जिंदगी बिता सकें. Let us start the poem, and before the start we should see, have you ever visited or seen an elementary school in a slum. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने, यहाँ एलिमेंट्री स्कूल का मतलब है प्राइमरी बेसिक स्कूल से, इन अस्लम का मतलब जो मलिन गंदी बस्तियां हैं जहाँ पर प्राइमरी स्कूल होते हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है और ये कैसा दिखता है, व्हाट डज इट लुक लाइक. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यानी यहाँ पोएट कह रहा है कि दीज चिल्ड्रंस फेसेस, यानी ये जो बच्चों के चेहरे जो हैं वो जो है उनको देखने से लगता है कि ये स्वच्छ ताजे वातावरण से जो है कोसों दूर हैं. फार फार मतलब दूर हैं वो. दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, और पोएट जो है इन बच्चों के चेहरों की तुलना जो है वह रूटलेस वीड्स से करता है. यहाँ पर सिमिली है, फिगर ऑफ स्पीच, लाइक रूटलेस वीड्स, यानी कि वो बताता है कि जैसे कि खरपतवार, वीड्स का मतलब खरपतवार से है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको जब उखाड़ कर फेंक दिया जाता है तो वो मुरझा जाते हैं. तो वैसे ही मुरझाए हुए चेहरे इन बच्चों के हैं जो कि इस एलिमेंट्री स्कूल में यानी बेसिक प्राइमरी स्कूल में बैठे हुए हैं. द हेयर टॉन्ड राउंड देयर पैलर, और इन जो बच्चों के जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं उनके चेहरों में, जैसे कि रूटलेस वीड्स यानी जो पेड़ जो उखाड़ दिए जाते हैं तो उनकी जड़ें जो है मुरझा करके इधर उधर बिखर जाती हैं, वैसे ही इन बच्चों के जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं. द हेयर टॉन्ड राउंड देयर पैलर, यानी कि उनके जो चेहरे हैं पीले पीले, उन्हीं के चारों तरफ उनके बाल बिखरे हुए हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, यहाँ पर पोएट जो है बताता है कि उस क्लास में जो है उन बच्चों के बीच में एक लंबी सी लड़की है. वेट डाउन हेड मतलब उसका सिर झुका हुआ है. एंड इट शोज दैट शी इज बर्डन विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, और ऐसा लगता है उसको देखकर कि वो बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है, यानी उसके सामने बहुत सारी दुविधाएं और परेशानियां हैं. द पेपर सीमिंग बॉय, पोएट वहाँ पर बताता है कि एक और बच्चा है पेपर सीमिंग बॉय. यहाँ पर वो पोएट जो है तुलना कर रहा है उस बच्चे की पेपर से यानी कागज़ से, यानी कि वो इतना दुबला पतला बच्चा है, यानी कि ही इज़ द विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन,
इतना दुबला पतला है कि जैसे कागज। विद रैट्स आई, और उसकी आंखें जो है चूहे की तरह जो है इधर उधर देख रही हैं खाने की खोज में। जैसे चूहा जो है खाने की खोज में इधर उधर देखता है, वैसे ही उसकी आंखें घूम रही हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और वो जो बच्चा है वो क्या है, उसकी ग्रोथ रुक गई है। स्टंटेड का मतलब स्टॉप्ड से है, अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और जो वो बच्चा है उसकी जो हड्डियां हैं वो ट्विस्टेड हैं यानी डिफॉर्म्ड हैं, यानी जो सही शेप है वो उसमें नहीं है, यानी मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज, और वो बच्चा जो है उसको देखने से लगता है कि ही हैज रिसीव्ड दिस डिजीज फ्रॉम हिज फादर, मीन्स हिज पेरेंट्स। इसीलिए वो पोइट कहता है अनलकी एयर, यानी कि एयर मतलब उत्तराधिकारी से है, सक्सेसर से, यानी जो उत्तराधिकार में उसको मिला है वो अपने पिता की बीमारी मिली है। ट्विस्टेड बोन्स, नाल डिजीज, हिज लेसन्स, और फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपना जो लेसन है अपना पाठ सीख रहा है वहाँ अपनी डेस्क में बैठे हुए। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, पोइट बताता है कि क्लास के पीछे जो है एक और जो है, डिम क्लास का मतलब यानी उस क्लास में बहुत अंधेरा है, मतलब पर्याप्त रोशनी नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए। एक अननोटेड यानी एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वह स्वीट और यंग है, यानी कि प्यारा है दिखने में और अभी छोटा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, पोइट बताता है कि वो जो छोटा बच्चा है अननोटेड यानी जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी आंखों में एक सपना दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा लगता है कि वो सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, कैसे सपने देख रहा है वह, स्क्विरल्स गेम के, यानी कि गिलहरियों के खेलने के जो खेल होते हैं, पेड़ों पर गिलहरियां उछल कूद करती हैं, वैसे ही वो भी उछल कूद करने के सपने देख रहा है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, यानी क्लास, वो बैठा तो क्लास में है लेकिन उसका जो दिमाग है वो स्क्विरल्स गेम में व्यस्त है, यानी कि सोचने में लगा हुआ है कि वह भी, काश वह भी जो है खेलने कूदने में मस्त होता गिलहरियों की तरह। इन ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर सेड, इस दूसरे पैराग्राफ में पोएट बताता है सोर क्रीम वॉल्स यानी क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो एकदम बदरंग हैं, यानी कि वो अट्रैक्टिव नहीं हैं, पीले सफ़ेद कलर की हैं, यानी कि जो सफ़ेद कलर है वो डल और ड्रैब है और उसका आकर्षण खो गया है। और वहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई वो डोनेटेड आइटम्स हैं, डोनेशंस का मतलब दान में दी हुई चीज़ें, उनमें से है शेक्सपियर सेड, वहाँ पर शेक्सपियर का एक चित्र रखा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स रखी हुई हैं जिनमें से एक पेंटिंग है जिसमें क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह सुबह मॉर्निंग का दृश्य है उस पेंटिंग में। सिविलाइज्ड डोम्स रोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और कुछ पेंटिंग्स हैं जिनमें बड़ी बड़ी इमारतों के चित्र बने हुए हैं, जो बड़े बड़े शहरों की इमारतें हैं वो वहाँ पर रखी हुई हैं पेंटिंग्स। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, यानी कि वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जिन पर घंटियाँ बनी हुई हैं, तमाम तरह के फूल पौधे बने हुए हैं और टायरोलीज वैली का दृश्य है। ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पर एक ऐसा मैप भी रखा हुआ है संसार का। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, और पोएट यहाँ पर एक कमेंट करता है कि वहाँ पर जो मैप रखा है वह धनी लोगों द्वारा बनाया गया है। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड का मतलब धनी लोगों ने जो है दुनिया को अपने हिसाब से बांट रखा है, अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये पोएट कहता है कि इन बच्चों के लिए इनकी दुनिया खिड़की तक ही सीमित है, इस कमरे की जो खिड़कियां हैं
वहीं तक इन बच्चों की दुनिया सीमित है। नॉट दिस मैप, यानी उन बच्चों का इस मैप से, वर्ड मैप से कोई लेना देना नहीं है, या जो ये पेंटिंग्स रखी हुई हैं जिन पर बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई गई हैं, उनका इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। दियर वर्ड, यानी इन बच्चों की दुनिया जो है यहीं तक सीमित है, क्लासरूम की खिड़की तक। वेयर ऑल दियर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग, और पोएट कहता है कि इन बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में लगता है। ऐसा लगता है कि इनके बच्चों का भविष्य जो है वो जो है उसको पेंट कर दिया गया, एक ऐसी पेंटिंग की तरह है जो धुंध से छाई हुई है। यानी कि पोएट यहाँ पर इन बच्चों के भविष्य की तुलना एक ऐसी पेंटिंग से करता है जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई अट्रैक्शन नहीं है, और वो फॉग यानी धुंध से ढकी हुई है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और पोएट कहता है कि ये बच्चे जहाँ पर रहते हैं वो सकरी गलियों की, तंग गलियों से घिरा हुआ है। विद अ लेड स्काई, जहाँ पर उजाला नहीं पहुँचता ठीक से। लेड स्काई का मतलब है अंधेरा छाया रहता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ पोएट कहता है कि ये जो बच्चे जहाँ पर रहते हैं वह जगह जो है नदियों से, पहाड़ों से बहुत दूर है, कोसों। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब बेटर एजुकेशन से, यानी ये बच्चे जो है बेहतर शिक्षा से भी कोसों दूर हैं। थर्ड पैराग्राफ इज देयर, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, यहाँ पोएट कहता है कि शेक्सपियर जो है दुष्ट है। वो इसलिए कहता है शेक्सपियर इज विकेड बिकॉज शेक्सपियर इज द सिंबल ऑफ एजुकेशन एंड दीज चिल्ड्रेन आर नॉट गेटिंग एनी एजुकेशन। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और फिर पोएट कहता है कि जो मैप है उस कमरे में रखा हुआ है एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि उस मैप में जो है दुनिया की बहुत सारी सुंदर जगहों के विषय में बताया गया है, दिखाया गया है, लेकिन ये जो जगह हैं, ये सुंदर जगह इन बच्चों की पहुंच से कोसों दूर हैं, इसलिए यह मैप जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, यानी कि उस मैप में जो है जहाज बने हुए पानी के, सूरज बना हुआ है, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और इन सब चीज़ों को देखकर उनके अंदर जो है चुराने की, यानी चीज़ें चुराने की इच्छा पैदा होती है, जिससे कि उनकी भी जिंदगी बेहतर बन सके। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्ड होल्स, और वो ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो उनको गलत रास्ते की तरफ ले जाता है, क्योंकि वह अभावों से ग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं। स्लाइली टर्न दियर इन दियर क्रैम्ड होल्स, यहाँ क्रैम्ड होल्स का मतलब है तंग सहरे, तंग कमरे, यानी कि जो जगह है जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ छोटे छोटे घर हैं। क्रैम्ड होल्स का मतलब गुफाओं की तरह जो छोटे छोटे जो है कमरे हैं, जहाँ पर ना तो पर्याप्त रोशनी है ना पर्याप्त हवा है, और इन जगहों पर रहने की वजह से उनकी जो आदतें हैं, उनकी जो विचार हैं, वो जो है समाज के प्रति सही नहीं हैं। फ्रॉम द फॉग टू एंडलेस नाइट, और यहाँ पर पोएट जो है वो तुलना करता है इन बच्चों के भविष्य की कि ये बच्चे जो है अंधकार में पैदा हुए, यानी घोर गरीबी में पैदा हुए, और ऐसा लगता है कि इनकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। वो कहता है टू एंडलेस नाइट मीन्स दीज पीपुल, दीज चिल्ड्रन were born in extreme poverty and they will die in extreme poverty. Their entire life will be useless, would be of no importance for the society. On their slag heap, यानी वो पोएट कहता है कि ये बच्चे जहाँ पर रहते हैं वो कूड़े कचरे का ढेर है। स्लैग हीप का मतलब कूड़े कचरे के ढेर से। These children wear skins पीव्ड थ्रू बाय बोन्स, और वो बच्चा, पोएट बताता है कि ये जो बच्चे हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि उनकी जो हड्डियां हैं ऐसा लगता है कि खाल से बाहर आ जाएंगी। पीप का मतलब झांकने से, यानी उनकी हड्डियां झांक रही हैं खाल के अंदर से। थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील्स विद मेंडेड ग्लास, और उन बच्चों की नज़र भी कमज़ोर है और वो ऐसे चश्मे पहने हुए हैं जो खरोंच से फुल हैं, यानी कि मेंडेड ग्लास, यानी कि उनके जो चश्मे हैं वो जो है पुराने हैं, दूसरों के द्वारा फेंके गए हैं।
like bottles bits on stones। और यानी कि जो उनके चश्मों के जो ग्लास हैं वो ऐसा लगता है फुल ऑफ स्क्रैचेज हैं, और ऐसा लगता है कि कांच के टुकड़े जो है किसी गोल पत्थर में चिपका दिए गए हों। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस और फॉगी स्लम। पोइट यहाँ पर बताता है कि उनका पूरा जीवन और जहाँ पर वो रहते हैं वो पूरा जो है निराशा और अविश्वास से भरा हुआ है। फॉगी स्लम का मतलब यहाँ पर जो है, फॉग से मतलब है कि जहाँ पर कोई चीज़ दिखाई न दे दूर तक, यानी अंधकार में। उसी तरह इन बच्चों का भविष्य भी जो है अंधकार में है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज रूम। और पोएट कहता है कि इन बच्चों की रहने की जो जगह है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वो संसार के नक्शे पर एक काले धब्बे की तरह हैं। यहाँ एज बिग एज डूम का मतलब काले धब्बे से है, यानी वो जगह नर्क के बराबर है। फोर्थ पैराग्राफ इज देयर, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। यहाँ पर पोइट कहता है अगर जो समाज के उच्च पदस्थ लोग हैं, गवर्नर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, और विजिटर यानी जो लोग यहाँ आते हैं, दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज। यानी कि ये जो समाज के उच्च पदस्थ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अगर वह इन बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए आगे नहीं आते हैं, यानी वो कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज, यानी कि इन बच्चों की पहुंच जो है इस मैप पर दिखाए गए जगहों तक हो जाए, यानी कि ये बच्चे भी जो है जीवन का आनंद ले सकें, और जो संसार के मैप में जो चीज़ें और शहर दिखाए गए हैं वह भी उनका आनंद ले सकें। बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज, और ये जो खिड़कियां हैं वो खुल जाएं उनके लिए। दैट शट अपॉन दियर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, यानी इन खिड़कियों ने उनके जीवन को कब्र के दरवाजे की तरह बंद कर रखा है। कैटाकॉम्स का मतलब कब्र से है, यानी कि ये जो कमरे हैं, जो जगह हैं, और जिन कमरों में वो छोटे छोटे सकरे तंग कमरों में रहते हैं, वो एकदम कब्र की तरह हैं। अगर ये दरवाजे नहीं खोले गए, इन खिड़कियों को नहीं खोला गया, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो पोएट कहता है कि अगर इनके बंधनों को, इनकी परिस्थितियों को नहीं बदला गया तो वो क्या करेंगे, समाज के लिए समस्याएं पैदा कर देंगे। पोएट यहाँ पर लोगों को आमंत्रित करता है, इनवाइट कर रहा है। क्या कह रहा है कि ब्रेक ओ ब्रेक, यानी इन बच्चों के बंधनों को तोड़ो, उनको खुशियां दो, उनको शिक्षा दो, नहीं तो क्या होगा, टिल दे ब्रेक द टाउन, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो शहर को बर्बाद कर दें, शहर को तोड़ दें अपनी गलत आदतों और इच्छाओं की वजह से। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और पोएट कहता है कि बच्चों को जो है हरे भरे जगहों पर सुंदर सुनहरे वातावरण में उनको ले जाया जाए। एंड मेक दियर वर्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनकी दुनिया को जो है खुशियों से भरा जाए। यहाँ पर मेक दियर वर्ड यानी कि रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, अज्योर का मतलब ब्लू से है, ऑन गोल्ड सैंड्स यानी नीले आसमान के नीचे जो है सुनहरी बालू पर सुनहरी धूप लेते हुए बच्चे जीवन का आनंद लें। एंड लेट दियर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और इन बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ लेट दियर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स का मतलब अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने से है। बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, यानी उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और अच्छा वातावरण दिया जाए, हरा भरा, खुशियों से भरपूर। हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, यहाँ पोएट कहता है कि इतिहास उन्हीं का है जिनकी भाषा, जिनका काम करने का तरीका सूर्य की तरह है। यानी कि जैसे सूर्य जो है अपनी रोशनी और ऊर्जा और उष्मा जो है बिना किसी भेदभाव के सबके लिए देता है, उसी तरह जो समाज के उच्च पदस्थ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जैसे कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, वो भी जो है आगे बढ़ करके इन बच्चों की स्थिति को सुधारें और उनको बेहतर जीवन दें ताकि वह भी मनुष्यों की तरह खुशियों का आनंद ले सकें। यानी कि बिना किसी भेदभाव के लोगों को सबकी भलाई के लिए काम करना होगा, तभी हम सारे लोग सुखी हो पाएंगे। Dear students, this was the explanation of the poem. Now let us talk about the figure of speeches used in this poem.
तो अगर हम बात करें सिमली की पहली फिगर ऑफ स्पीच है जो कि पहले पैराग्राफ में दूसरी लाइन में है, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉन। और सिमिली का दूसरा उदाहरण है दियर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, जो कि चौथे पैराग्राफ में तीसरी लाइन है। फिर अगला उदाहरण सिमिली का जो है वो है लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जो कि दूसरे पैराग्राफ में छठी लाइन में आता है। सिमिली का एक अगला एग्जाम्पल है एज बिग एज डूम, जो थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में है। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो वह है रिपीटिशन। रिपीटिशन में जो लाइनें आती हैं वो फार फार, जो फार फार वो पहले पैराग्राफ की पहली लाइन है। यहाँ पर एलिट्रेशन भी फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे कि एफ जो लेटर है वो दोनों में आ रहा है, तो एलिट्रेशन, जो एलिट्रेशन वहाँ पर होता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होती है, तो एफ एफ रिपीट हो रहे हैं। दूसरा है एग्जाम्पल फार फार फ्रॉम, यहाँ पर तीनों में भी एफ आया है, तो एलिट्रेशन भी है और रिपीटिशन भी है। फार फार फ्रॉम जो है ये दूसरे पैराग्राफ की 8वीं लाइन है। अगला एग्जाम्पल रिपीटिशन का है दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज। यहाँ पर विंडो वर्ड जो है 2 बार आया है, जो कि 4th पैराग्राफ की दूसरी लाइन में है। और अगला एग्जाम्पल है रिपीटिशन का ब्रेक ओ ब्रेक, जो कि चौथे पैराग्राफ की चौथी लाइन में है। एलिट्रेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो जो है एलिट्रेशन, जैसा कि मैंने बताया, एलिट्रेशन जो है जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होती है तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आती है, जैसे कि 3rd पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में श्योरली शेक्सपियर, एस एस जो है रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल है 3rd पैराग्राफ की 4th लाइन है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। यहाँ पर एफ एफ वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट हो रही है। और फिर अगला एग्जाम्पल है वही 1st पैराग्राफ का पहली लाइन फार फार, और दूसरे पैराग्राफ की लास्ट लाइन है फार फार फ्रॉम। पर्सोनिफिकेशन की अगर बात करें तो पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में जो है गस्टी वेव्स जो हैं, यानी कि वेव्स की तुलना जो है गस्टी वर्ड से की गई है, गस्टी वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि गस्टी जो है मतलब उत्साह और उमंग से भरपूर जो मनुष्य होता है, वहाँ वेव्स को बताया गया है गस्टी वेव्स। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच जो होती है जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हम लिविंग ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ को देखें तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होती है पर्सोनिफिकेशन। अगला एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का चौथे पैराग्राफ की छठी लाइन है दियर टंग्स रन नेकेड, यानी जो टंग्स हैं वो उनको दौड़ाया गया है मनुष्यों की तरह, तो वो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। अगले फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। तो मेटाफर की अगर बात करें तो पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन जो है वो द पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पर जो लड़का है उसकी तुलना जो है वो कागज़ से करी गई है, तो यहाँ मेटाफर है। और अगला जो एग्जाम्पल है पहले पैराग्राफ की चौथी लाइन विद रैट्स आइज, यानी कि उस लड़के की जो आंखों की तुलना है वो चूहे की आंखों से करी गई है। चौथे पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है लैंग्वेज इज द सन, यहाँ पर जो है लैंग्वेज इज द सन, यानी सन जो एक नॉन लिविंग है उसके लिए लैंग्वेज यानी उसकी भाषा, यानी मनुष्य भाषा बोलते हैं, तो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है, यानी लैंग्वेज की तुलना जो है वो सन से की गई है। अगला एग्जाम्पल है सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लास्ट लाइन है अ नैरो स्ट्रीट, यहाँ पर जो है नैरो स्ट्रीट की तुलना जो है नैरो वर्ड से करी गई है, यानी कि जो संसार है वह जो है संकीर्ण मानसिकता से युक्त है और वो जो बच्चे हैं वो सकरी गलियों में यानी नैरो स्ट्रीट्स में रहते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल है आपका एजुकेशन हैज़ बीन कंपेयर्ड विद स्टार्स, यहाँ पर जो है एजुकेशन की तुलना जो है स्टार्स से करी गई है, यानी दूसरे पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो है स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अगली फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर असेंडिंग ऑर्डर में जब चीज़ें बताई जाएं तो वो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमैक्स आती है।
जैसे कि सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में है रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में वर्ड्स यूज़ करे गए हैं। और अगला एग्जाम्पल है क्लाइमैक्स का, थर्ड पैराग्राफ की दूसरी लाइन है शिप्स एंड सन एंड लव। अगली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटी क्लाइमैक्स। यहाँ पर एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों का वर्णन किया जाता है। जैसे कि फोर्थ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है अनलेस गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स, यानी पहले गवर्नर आए फिर इंस्पेक्टर आए और विजिटर, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। सो दीज वर द फिगर ऑफ स्पीचेज यूज्ड इन दिस पोएम। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू मी।